जय हिंद साथियों, आज तारीख है 27 नवंबर। तो आज का इंपोर्टेंट करंट अफेयर हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। आज का क्वेश्चन क्या क्या आपका क्वेश्चन है। तो आशा करते हैं आप लोग सभी ठीक ठाक होंगे और हम लोग पढ़ेंगे आज का इंपोर्टेंट करंट अफेयर। तो आज क्या है ना, तो सबसे पहले चलिए इसी को देखते हैं। अभी कल संविधान दिवस था, जिसको कानून दिवस भी कहते हैं, 2015 से मनाते हैं। ठीक है, इसका नोडल एजेंसी आपका क्या बोलते हैं, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय है। ठीक है, तो कल हम लोग का संविधान दिवस था। और क्यों था, तो अपना बाबा साहब जो है संविधान के निर्माता रहे हैं। ठीक है, संविधान का शिल्पीकार भी माना जाता है ना। तो इसी का जो है आज आजादी के 76 साल बाद इसका बाबा साहब का प्रतिमा का अनावरण हुआ है सुप्रीम कोर्ट के परिसर में। तो ये बहुत महत्वपूर्ण दिन है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के कल डी वाई चंद्रचूड़ का हमने स्पीच भी सुना और उसी के प्रयास से ये जो है आपका सुप्रीम कोर्ट के परिसर में ये आपका ये जो प्रतिमा है इसका अनावरण हुआ है। इससे पहले गांधी जी का फोटो था और एक माँ जो है मदर इंडिया का, भारत माता का एक फोटो, मतलब एक स्टेचू। इसके अलावा और क्वीन था। ये तीसरे व्यक्ति हो गए सुप्रीम कोर्ट में अपना जो है जो प्रतिमा का अनावरण हुआ है। और इसका प्रतिमा का अनावरण करने गए थे हम लोग के देश के राष्ट्रपति, ठीक है, द्रौपदी मुर्मू जी। ठीक है, तो कहने का मतलब है ये बहुत महत्वपूर्ण दिन रहा है। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानेंगे। भीमराव अंबेडकर को भी जान लेंगे। ठीक है ना, कि भीमराव अंबेडकर का जो है सुप्रीम कोर्ट के परिसर में यह जब फोटो लग रहा था तो बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि बहुत देर हो गया। ठीक है, और ये डी वाई चंद्रचूड़ जो है 50वें न्यायाधीश है, सीजेआई है, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश है। तो उसका बहुत ज्यादा इसमें योगदान माना जाता है। ठीक है, उसी के पहल से जो है उसको अब राष्ट्रपति जी को इनवाइट किए थे जो है इसका अनावरण करने के लिए, और ये गई थी। और कल जो है वहां पे बहुत बड़ा समारोह भी हुआ था। तो यहाँ पे इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ये देखिए, ये क्या है ना, ये 7 फीट ऊंची प्रतिमा है और 3 फीट बेस पे, यानी कहने का मतलब है जो लगातार नहीं है, तो 3 फीट ऊंचाई बेस है, उसके ऊपर में जो है 7 फीट ऊंची प्रतिमा है। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। ठीक है, जो अपने हम लोग को संविधान बना के दिए, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष रहे। ठीक है, और बहुत मुसीबत का सामना भी किए हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा जानना जरूरी है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है, आईएसओ। आईएसओ के कहने का मतलब यह हुआ, इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है, इसका मुख्यालय जो है आपका लंदन में है। ठीक है ना, तो इसका जो है अभी आपका फिलहाल में भारत में बैठक भी हुआ था और 2024 के लिए जो है इसका अध्यक्ष का घोषणा जो है भारत को ही किया है। ठीक है, तो थोड़ा सा आईएसओ के बारे में जान लेंगे। भारत में जो है चीनी बीनी का क्या सीन है, ये सारा चीज हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे। ठीक है, ये बहुत ज्यादा जरूरी जो चीज है वही हम आपको बोल रहे हैं। अब आइए फिक्की। फिक्की के तो जानते हैं। ठीक है, 1927 में इसका स्थापना हुआ था। ठीक है, बहुत बड़ा उद्योग संघ है। ठीक है ना, तो इसी फिक्की का जो है नए अध्यक्ष के रूप में जो है अनिल शाह को मतलब चुन लिया गया है। ठीक है ना, तो इससे सुब्रत पांडा थे, उसके जगह में ये आएंगे। ठीक है, ये अभी फाइनली फिक्की के क्या है, उपाध्यक्ष थे। ठीक है, तो इसको भी हम थोड़ा सा देखिए। फिक्की क्या है ना, फिक्की का जो मतलब इसका स्थापना किया था घनश्याम दास बिरला की थी 1927 में। ठीक है, तो ये बहुत पुराना संस्था है, इसके बारे में हम लोग को जानना जरूरी हो जाता है। ठीक है, उसके अलावा क्या है ना, अभी जो है आपका वर्ल्ड हेरिटेज वीक, जैसे हम लोग क्या बताते हैं, विश्व विरासत दिवस मनाते हैं ना 18 अप्रैल को, तो उसी तरह से जो है हेरिटेज वीक मना। इसमें क्या है ना, जो भी आपका संरक्षण करने के लिए जो भी विरासत स्थल है उसी का, जैसे अभी हम लोग का विरासत स्थल को यूनेस्को के सूची में आपका दिया गया, किसको, अभी आपका फिलहाल जो दिया बंगाल का दिया गया था। ठीक है, वो अपना रविन्द्रनाथ टैगोर जी वाला, ठीक है, विश्व भारती को। उसके बाद अभी आपका महाराष्ट्र, ये कर्नाटक में दिया गया था, वो क्या था, ये होशियार मंदिर के जो समूह था। ठीक है, उसको 42वां वही है। तो इसको थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे। आपका जो है हेरिटेज वीक जो है 19 से 25 नवंबर को आपका 2023 को मनाया गया है। ठीक है, तो चलिए प्रारंभ करते हैं, यहीं से शुरू करते हैं, फिर बढ़िया से हम लोग सब चीज को देख लेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। ये क्या है, संविधान दिवस के मौके पर सर्वोच्च न्यायालय में, यानी सर्वोच्च न्यायालय के परिसर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण किसने किया है, तो क्या कहिएगा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है। हम लोग के जो है कहां भाग जा रहे हैं भाई आप। ठीक है, हम लोग के देश के क्या है 15वें राष्ट्रपति हैं। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है ये चीज जानना कि देखिए संविधान, कल संविधान दिवस था। ठीक है, और उसको कानून दिवस भी कहते हैं। संविधान दिवस को क्या कहते हैं, कानून दिवस भी कहते हैं। ठीक है, कानून दिवस भी कह सकते हैं और संविधान दिवस भी कह सकते हैं। ठीक है, क्यों कह सकते हैं भाई, देखिए आप लोग अच्छा से ये बात जानते हैं कि 26 नवंबर को हम लोग का जो है संविधान क्या हुआ, अंगीकृत हुआ, अधिनियमित हुआ, आत्मर्पित हुआ। ठीक है, और इसी दिन को जो है चिन्हित करने के लिए और संविधान के प्रति लोग को जागरूक करने के लिए 2015 से हम लोग संविधान दिवस मनाते हैं। तो संविधान का जो है मेन जो शिल्पीकार है, ठीक है, संविधान का जो मेन शिल्पकार है वो किसको, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जाना जाता है। ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर जी को जानते हैं। ठीक है, तो ये बात आप लोग ये बात समझते चलिए। अब देखिए, जिसको शिल्पीकार मानते हैं, और न्याय का मंदिर हम लोग का कहाँ है, सर्वोच्च न्यायालय है, क्योंकि वो अंतिम वहां पे अंतिम होता है। मतलब अपना देश जो है भारत राज्यों का संघ होगा। ठीक है, राज्य अमेरिका में नहीं है। अमेरिका का क्या है ना, जहां पे जो जैसे हम लोग का उच्च न्यायालय है ना, उसी तरह से वहीं पे उसका अंतिम होता है। मगर हम लोग के यहाँ पे ऐसा नहीं है। हम लोग के देश में आपका जो है अंतिम जो है आपका न्यायालय
कहां तक, पहले आप अपना जिला न्यायालय जाइए, फिर उच्च न्यायालय जाइए, फिर आप सर्वोच्च न्यायालय भी जा सकते हैं। तो अंतिम न्यायालय है, न्याय का दरवाजा है, पूरा संविधान का व्याख्या वही होता है, ठीक है। सारा कानून वानून का जो भी चीज है, क्योंकि आप जानते हैं सर्वोच्च न्यायालय हम लोग के साथ अगर कोई भी हम लोग का जो विधायिका है, अगर वो कोई कानून बना देता है, ठीक है, अगर वो कोई कानून बना देता है, विधायिका कोई कानून बना देता है, कानून बनाने का काम किसका, विधायिका है कि नहीं है, विधायिका का है ना। अगर विधायिका कोई कानून बना देता है तो उस कानून को भी निरस्त करने का शक्ति किसके पास है, इस सर्वोच्च न्यायालय के पास है। और इसी कानून को बनाने के रूप में जाने जाते हैं कौन, हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। तो इसका आज आजादी का कितना साल हो गया, 1947 में हम लोग आजाद हो गए थे, और आज कितना हो रहा है, 2023 हो रहा है। तब से लेके अब तक जो है वहां पे एक भी आपका मतलब बाबा साहब का वहां पे आपका स्टेचू नहीं था, मतलब आपका जो है प्रतिमा नहीं था, तो प्रतिमा वहां पे होना बनता है। तो सीजीआई है हम लोग का, ये सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ है, जिसको कहते हैं डीवाई चंद्रचूड़, यानी धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ है, ठीक है। तो इसी के पहल पे ये 2022 में बने थे मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, ये 2022 में बने थे मुख्य न्यायाधीश, और अभी यही है, ठीक है। और ये 50वें न्यायाधीश हैं, 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं। और इसी के पहल पे जो है ये आपका सुप्रीम कोर्ट के परिसर में डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का कितना 7 फीट ऊंची प्रतिमा क्या अनावरण हुआ है। तो इसको बिल्कुल भी याद रखिएगा, 7 फीट तो जान ही लीजिएगा। और दूसरी बात क्या है ना, ये जो है 3 फीट के इस पे बनाया गया है, तो ये दोनों चीज। और इसके ये जो है प्रतिमा, इसका जो है शिल्पकार कौन है, इसको बनाया किसने है, तो क्या उसका नरेश जी नाम है, ठीक है। तो थोड़ा नरेश जी को भी थोड़ा सा जान लीजिएगा, ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये आपका संविधान अपना सुप्रीम कोर्ट के परिसर में बाबा साहब का प्रतिमा होना, एक जो संविधान जो बना था, ठीक है, जो ड्राफ्टिंग कमेटी था, ठीक है, तो उसका एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है, तो ये इसका होना बनता है, ठीक है। बहुत दिन, ये तो बहुत पहले होना चाहिए, बहुत लेट हो गया। तो चलिए थोड़ा सा बाबा साहब के बारे में जान लिए। करेंगे वीडियो ऐसे भी हम थोड़ा सा छोटा सा बनाए थे, कैबिनेट मिशन के बारे में बताए थे, कैसे संविधान सभा का रचना हुआ, ठीक है, उसमें कितने कितने लोग थे, तो सारा चीज हम बताए हैं। अभी इतना नहीं जाएंगे, अभी हम बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में थोड़ा मोड़ा जान लेंगे, ठीक है। बाबा साहेब अम्बेडकर को सबसे पहले ये जानिए, बाबा साहेब अम्बेडकर जो है आपका कहां पे, मध्य प्रदेश के, उस टाइम तत्कालिक मध्य प्रदेश था, हाँ मध्य प्रदेश ही था, तत्कालिक मध्य प्रदेश में जो है महू नाम उसका जो गांव था, महू था, ठीक है। वहां पे जो है ना, वहां पे उसका जो है महू जिले में आपका क्या कहिएगा, 6 मतलब कितना कहिएगा, 14 अप्रैल, क्या कहिएगा, 14 अप्रैल, क्या कहिएगा, 14 अप्रैल 1891 को जो है वहां पे जन्मे। अपने माता पिता का 14वां संतान था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पढ़ने में बहुत तेज थे। तो थोड़ा सा चलते हैं, फिर ये लंदन स्कूल मतलब बिजनेस स्कूल में पढ़ने गए। वहां पे बड़ौदा के जो महाराज थे, उसी के जो है पहल पे उसको जो है वहां पे स्कॉलरशिप मतलब दिलवाया गया था। फिर वो जब रुपया देना बंद कर दी तो फिर भारत आए। तो यहाँ पे क्या किए भैया, यहाँ पे आए ना, तो सबसे परेशानी है कि 1919 से पहले जो है दलितों का यहाँ पे बहुत बुरा दयनीय स्थिति जो अछूत कहा जाता था, ठीक है। तो इसने यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रयास किए, फिर वहां पे मुंबई में जो है कॉलेज में पढ़ाए भी, और फाइनली जो है सबसे पहले एक पत्रिका निकाले, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, मूक नायक, ठीक है। तो मूक नायक पत्रिका पर थोड़ा सा जान लीजिएगा कि मूक नायक पत्रिका को जो है किसने निकाला था, तो क्या कहिएगा, मूक नायक। तो ये थोड़ा सा आपको जान लेना है, मूक नायक को कहिएगा कौन, तो ये हो गया। फिर यहाँ पे चलिए, फिर महार सत्याग्रह हुआ, कब हुआ, 1927 में महार सत्याग्रह हुआ। फिर चलते चलिए, आप कुछ नहीं रुकेंगे, ठीक है। महार सत्याग्रह हुआ, महार सत्याग्रह के बाद आप लोग जानते हैं 1919 के भारत शासन अधिनियम को जो है जांच पड़ताल करने के लिए आपका 1928 में साइमन कमीशन आया था। जब फिर यहाँ से साइमन कमीशन चला गया, तो वहां पे जाके इसी का समीक्षा के लिए आपका एक मीटिंग होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, राउंड टेबल यानी गोलमेज सम्मेलन करते हैं। और इसी गोलमेज सम्मेलन में जो है भीमराव अम्बेडकर को जो है अछूतों का प्रतिनिधित्व के रूप में बुलाया गया था। और यहाँ पे ये गए थे, कहाँ पे कहिएगा, गोलमेज सम्मेलन में ये गए थे। और वहां पे जाके जो दलित है, दलितों का जो बात है वहां पे जो है उसके लिए, क्योंकि ये आप जो है जो अंग्रेज जो है 1990 से जो है आपको पता है कि जो है मुस्लिम लीग का ड्रामा की वजह से यहाँ पे कितना परेशानी हुआ और अलग निर्वाचक मंडल देना प्रारंभ कर दिया। तो भीमराव अंबेडकर भी अपने अछूतों के लिए यानी दलितों के लिए एक अपना निर्वाचक मंडल का क्या पृथक निर्वाचन मंडल का मांग किया। और यहाँ पे आपका गोलमेज सम्मेलन में ये बात स्वीकार भी हो गया। तो ये स्वीकार हुआ तो क्या हुआ भैया, यहाँ पे जो है रमेश मैकडॉनल्ड ने जो है, हम लोग अक्सर बोलते हैं ना कि ये जो है ये क्या बोलते हैं, तो ये क्या बोलते हैं उसको, पंचाट बोलते हैं ना। तो यहाँ पे स्वीकार हो गया और कितना दिया, अछूतों के लिए 71 सीट दिया, ठीक है। फिर यहाँ पे 71 सीट तो यहाँ पे मंजूरी आपको गोलमेज सम्मेलन में हो गया था। फिर गांधी जी इससे नाराज हो गए और आकर के क्या किए, ये प्रारंभ कर दिया अपना अनशन, ठीक है। यरबदा जेल में, पुणे में पड़ता है यरबदा जेल, वहां पे अनशन पढ़ना प्रारंभ कर दिया। और अनशन में जो है गांधी जी नाराज हो गए और बाद में ये चीज काटना पड़ा। और दलितों के लिए कितना सीट आरक्षित किया, 71 की जगह 147 सीट आरक्षित किया। तो ये चीज आपको थोड़ा सा जान लेगा। अब यहाँ पे एक आपको क्या बोले हम, पूना समझौता, ठीक है। तो पूना पैक्ट थोड़ा सा जान लीजिए। पूना पैक्ट आपका कब हुआ था, पूना पैक्ट हुआ था आपका 24 सितंबर को। कब हुआ था, क्या कहिएगा, 24 सितंबर
24 सितंबर 1932 को हुआ था। ठीक है, ये थोड़ा सा बिल्कुल भी आप जान लीजिएगा। अब आइए दूसरा बात में आइए। अब अंबेडकर जी को लगा कि अब भैया अब राजनीति में है तो यहाँ पे अब आ गए हैं, तो यहाँ पे क्या करना है, अगर कांग्रेस के साथ रहेंगे, कांग्रेस क्योंकि कांग्रेस ब्राह्मणों की सरकार है, बड़े लोगों की सरकार है, जमींदारों की सरकार है, ठीक है, छोटे लोग को वहां पे प्रतिनिधित्व मिलेगा नहीं, तो इसके लिए जो है अपना एक पार्टी बनाया जिसका नाम हुआ क्या, इसका इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। ठीक है, थोड़ा सा ये बात जान लीजिएगा, इंडिपेंडेंट जो है लेबर पार्टी का स्थापना किया कौन की, ये अपना बाबा साहब अंबेडकर जी किए। फिर वहां से अपना जो है इलेक्शन भी लड़े, कई बार मुंबई विधान जो आपका प्रांतीय विधानमंडल था वहां पे कई बार जो है विपक्ष के नेता के भी रूप में रहे, आगे चले। फिर फाइनली जब आपका संविधान सभा का निर्माण होने लगा, जब संविधान सभा आपका बना, ठीक है, कि संविधान सभा का संविधान के लिए निर्माण होगा, तो महाराष्ट्र से इलेक्शन लड़े, वहां से इलेक्शन वो लड़ नहीं पाए, हार गए। फिर मुस्लिम लीग के सहयोग से बंगाल से जाके वो इलेक्शन लड़े, ठीक है, जीत भी गए और संविधान सभा में आके शामिल भी हो गए। मगर दिक्कत क्या आ गया कि जो है मुस्लिम लीग का जानते पार्टीशन वाला बात आ गया, तो पार्टीशन की वजह से जो आज का बांग्लादेश देख रहे हैं उस टाइम जो है वो आपका पूर्वी पाकिस्तान में चला गया था। फिर वहां से भी वो क्या हो गए, कैंसिल हो गए, ठीक है, वो वहां से उसका सदस्यता रद्द हो गई। फिर बहुत बड़ा समस्या खड़ा हो गया आगे में, अब क्या होगा। अब फिर यहाँ पे महाराष्ट्र में आए, उस टाइम जो है बीजी खरे थे, ठीक है, बीजी खरे महाराष्ट्र के जो है मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो वो जो है बोले कि आपको हम यहाँ से, तो महाराष्ट्र जो है उसने जो है फिर आपका क्या किया, उसको जो है एक सीट वहां पे एक व्यक्ति थे वो अपना पद क्या कर दिए, त्याग दिए, यानी वो छोड़ दिए। फिर वहां से उसको इलेक्शन जीता करके जो है आपका यहाँ पे संविधान सभा में भेजा गया। संविधान सभा में जब भेजा गया तो फिर यहाँ पे आपका ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य के रूप में चुने गए। ड्राफ्टिंग कमेटी क्या है भाई, प्रारूप समिति आपका 29 अगस्त को क्या कहिएगा, 29 अगस्त को क्या कहिएगा, 29 अगस्त 1947 को जो है कमेटी का स्थापना किया था। इसमें टोटल आपका 6 सदस्य और एक अध्यक्ष थे, जिसमें एक अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे, ठीक है, और ये जो है फरवरी 1948 में अपना रिपोर्ट पेश किया, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है जो संविधान जो हम लोग का निर्माण हुआ ना, संविधान सभा जो है, संविधान सभा का 3 वाचन हुआ था, तो अंतिम वाचन में संविधान सभा को जो है स्वीकार किया गया। तो हम लोग कब स्वीकार किया लिए अपने संविधान को, तो क्या कहिएगा, 26 नवंबर 1949 को हम लोग का संविधान क्या हुआ, अंगीकृत हुआ, अधिनियमित हुआ और आत्मर्पित हुआ। तभी से जो है हम लोग क्या करते हैं, तो संविधान दिवस मनाते हैं। और क्यों मनाते हैं, तो ये सारा चीज आपको बता दिए। देखिए अंबेडकर जी का हम छोटा मोटा थोड़ा मोटा चीज बताएं, आप थोड़ा सा एक चीज नहीं बताएं, यहाँ छोड़ दिए। देखिए अब फिर भारत आजाद हो गया। भारत आजाद होने के बाद नेहरू के मंत्रिमंडल में जो है पहले कानून मंत्री बनने वाले भीमराव अंबेडकर थे। हिंदू कोड बिल के विरोध में जो है उनने बहुत मतलब छोड़ दिया, 1951 में पद छोड़ दिया। फिर ये जो है कई बार लोकसभा का इलेक्शन 1952 में पहली बार इंडिया में लोकसभा का इलेक्शन हुआ था आजादी के बाद, तो उस इलेक्शन में वो हार गए, महाराष्ट्र से ही लड़े थे, ठीक है, कांग्रेस का प्रत्याशी जीत गया फाइनली। फिर वो राज्यसभा के सदस्य बने, ठीक है, तो ये बात थोड़ा सा जानते चलिएगा। वो फिर किसका बने, राज्यसभा के सदस्य बने 1952 में, ठीक है, क्योंकि इतने बड़े महान हस्ती को अपना अगर नहीं रखते, देखिए नेहरू जी इस बात को अच्छा से जानते थे, ठीक है, वो हिंदू कोड बिल के विरोध में अपना इस्तीफा खुद से रखे थे। उसको जो है किसी के साथ वो उसको कोई नहीं चाहते थे कि वो यहाँ नहीं है, संविधान सभा में या फिर संसद में उसका होना बहुत जरूरी था। फिर वो राज्यसभा में रहे, 2 टर्म के लिए राज्यसभा में रहे और फाइनली जो है क्या कहिएगा आपका, ये कहिएगा 6 दिसंबर की बात है, क्या कहिएगा 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब का मृत्यु हो जाता है, ठीक है। तो 6 दिसंबर 1956 को क्या होता है, मृत्यु हो जाता है। तो इतना तो बात आपको जान के चलना है बाबा साहब के बारे में। तो यही बाबा साहब का मूर्ति आपका सर्वोच्च न्यायालय के परिसर में लगा है। और ये सीजीआई जानते हैं, ये जो है चंद्रचूड़ जी हैं, चंद्रचूड़ जी अपने जो है फैसले को लेके बहुत चर्चा में रहते हैं। 2022 में ये मुख्य न्यायाधीश बने हैं, ठीक है। उसके बाद जो है बहुत सारे ऐसे ऐतिहासिक, ये इस वजह से भी जाना जाता है, अपने जो इसके पिताजी थे वो आपका क्या बोलते हैं, डीवाई है ना, डीवाई कौन थे, वाई भी चंद्रचूड़ ही थे उसके पापा का नाम, ठीक है। तो अपने पिताजी का जो है फैसला को पलटने में ये मशहूर है, ठीक है। तो बहुत ऐतिहासिक फैसला देते हैं। और बिल्कुल भी ये जब से ये चीफ जस्टिस बने ना, तो पूरा मतलब सुप्रीम कोर्ट का खाका ही देखिए बहुत स्मूथ कर रहे हैं, बहुत सारा चीज नियम लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो लोग को बोलते हैं, कल भी बोले हैं कि आपको डरने का कोई जरूरत नहीं, न्यायालय से डरिए नहीं, न्यायालय आइए। तो बहुत अच्छे चीफ जस्टिस हैं, ठीक है ना। हम लोग को ये चीज जानना बिल्कुल भी जरूरी था, इसी वजह से मैं बता रहा हूं। कल बहुत बड़ा समारोह हो रहा है, तो समारोह में अब ये कानून मंत्री, तो कानून मंत्री अभी है अर्जुन राम मेघवाल है, ठीक है। पहले किरण रिजिजू था, और किरण रिजिजू बहुत विवादास्पद बयान भी देते थे, जिससे इन लोग का कई बार झड़प भी हुआ है, ठीक है। तो अभी हम लोग का कानून मंत्री कौन है, अर्जुन राम मेघवाल है। तो अर्जुन राम मेघवाल को भी थोड़ा सा जान लीजिएगा। देखिए इतना क्यों बता रहे हैं भैया, इतना इस वजह से बता रहे हैं, यहाँ से जितना भी बताएं आपका सब क्वेश्चन है, ठीक है, सारा क्वेश्चन है। अभी पूना पैक्ट बताया, महार सत्याग्रह बताया, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बताया, सारा क्वेश्चन है आपका। पहले कानून मंत्री सारा कि कब क्या बने राज्यसभा के। एक तो अभी आपका यूपी का कोई एग्जाम था, ठीक है, तो उसमें हम देख रहे थे कि पूछ दिया ऐसे करके कि भीमराव अंबेडकर जो है यहाँ पे जो है राज्यसभा के सदस्य थे, लोकसभा के सदस्य थे, मुंबई विधान परिषद के जो विधानमंडल के विपक्षी दल के नेता रहे हैं। तो इस तरह से बहुत बार
क्वेश्चन पूछ दिया जाता है और लोग को मालूम नहीं होता और आदमी छोड़ चला जाते हैं क्योंकि कंफ्यूजन में रहता है। तो एग्जैक्ट चीजें पता होना चाहिए। तो ये मूर्ति कितना फीट है? 6 फीट है, ठीक है। सॉरी 7 फीट है और 3 फीट के ये जो देख रहे हैं ये 3 फीट ऊंचाई पर स्तंभ पर बनाया गया है। ये 7 फुट की मूर्ति। और क्या कहिएगा किस भेषा में है? तो वकील के भेषा में है, ठीक है। क्या कहिएगा? एक संविधान का प्रति लिए हुए हाथ में एकदम जा रहे हैं बिंदास, ठीक है। तो यही है शेर, ठीक है। ये शिक्षा एक ऐसी श्रेणी का दूध है जो एक बार कोई पी लेता है तो फिर क्या करते हैं? वो फिर धारणा नहीं छोड़ता है। तो यही कोटेशन है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से हम लोग के आदर्श हैं, ठीक है। और आज संविधान का जो भी है ये चीज जो देख रहे हैं इसको शिल्पकार का, अब देखिए ये सिर्फ संविधान के शिल्पकार है। अगर यहीं पे कहेगा कि संविधान सभा के जो है विधिक सलाहकार कौन थे? तो क्या कहिएगा? बी एन राव थे। और सॉरी एक चीज तो आपको बताना भूल ही गए, बी एन राव थे। संविधान सभा के विधिक सलाहकार कौन हो जाएंगे? बी एन राव थे, ठीक है। और सबसे पहले प्रारूप जो है अंबेडकर से भी पहले जो है प्रारूप जो है तैयार पेश किया था किसने? तो बी एन राव ने ही किया था। ये भी बात याद रखिएगा, ठीक है। तो बी एन राव बहुत बार पूछ लेता है कि अंबेडकर जी से पहले जो है प्रारूप किसने तैयार किया था? तो क्या कहिएगा? तो बी एन राव किया था। और बी एन राव कौन थे? तो क्या कहिएगा? संविधान सभा का कानूनी सलाहकार थे, ठीक है। तो बी एन राव को भी थोड़ा सा आपको जान के चलना है। अब प्रारूप समिति के जो है कुछ सदस्य थे, सदस्य का नाम फिर से आपको हम एक बार बोल देते हैं। तो सबसे पहले तो भीमराव अंबेडकर जी अध्यक्ष हो गए, एक आदमी इधर हो गए, दूसरा आदमी के एम मुंशी हो गए, तीसरा आदमी सादतुल्ला जी हो गए, चौथा आदमी आपका ये अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर हो गए, तीसरा आदमी जो है आपका कौन हो जाएंगे? वो एन गोपाल स्वामी हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद छठा पांचवा आदमी ना एक डीपी खेतान, देखिए डीपी खेतान के जगह में फिर क्या टीटी कृष्णमाचार्य आए थे, ठीक है। उसके बाद फिर आपका कौन हो जाएंगे? ये और क्या था? डीपी खेतान, हाँ यही इतने सारे लोग थे इसमें, ठीक है। अपना फरवरी में जो है इसी प्रारूप समिति के ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष के रूप में इसको जाना जाता है, बहुत ज्यादा फेमस रहे हैं, ठीक है। अभी अमेरिका में भी इसका स्टेचू का जो है निर्माण करवाया गया था, हम इसको अच्छा से बताए थे, ठीक है। तो जो भी स्टेचू होता है इस तरह से। और सुप्रीम कोर्ट में 3 ही व्यक्ति का, गांधी जी का फोटो है जहां पे चीफ जस्टिस बैठते हैं, जस्ट उसके आगे है, ठीक है। और एक जो है हम लोग का मदर इंडिया का फोटो वहां पे जो है स्टेचू बनाया गया है। और एक स्टेचू आपका जो है ये आपका मेन मुख्य गेट के सामने लगाया गया है, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का फोटो, ठीक है। तो ये कहाँ के थे? तो क्या कहिएगा? मध्य प्रदेश के थे। कई बार जो सारा चीज आपको लगभग राजनीतिक जीवन हम बता ही चुके हैं, ठीक है। चलिए आते हैं, बहुत मेरे हिसाब से लंबा हो गया, इतना लंबा नहीं होना चाहिए। चलिए अब आते हैं, ये क्या है? विश्व विरासत दिवस, विश्व विरासत सप्ताह, ठीक है। देखिए एक विश्व विरासत दिवस होता है जिसको हम लोग कब मनाते हैं? तो क्या कहिएगा? 18 अप्रैल को मनाते हैं। क्या कहिएगा? 18 अप्रैल को मनाते हैं। विश्व विरासत दिवस कब मनाते हैं? 18 अप्रैल को। ये क्या है? विश्व विरासत सप्ताह। इसका काम क्या है ना? सांस्कृतिक और विरासत के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए इसका क्या है? वर्ल्ड हेरिटेज वीक मनाया जाता है। कोई भी सांस्कृतिक चीज हो, अभी आपको बोले ना विश्व भारती जो है, विश्व भारती को हम लोग का क्या 41वां जो है यूनेस्को के धरोहर स्थल में क्या शामिल किया गया था। फिर 42वें स्थल में आपको क्या बोले? अभी आपको कर्नाटक के होशियार मंदिर समूह को किया गया था, ठीक है। उसमें हेलीबीट था, वेल्लूर था, बहुत सारा है। तो आपको बताए थे हम कि 42वां जो है ये यूनेस्को को तो जानते हैं, यूनाइटेड नेशन, ठीक है, एजुकेशनल साइंस UNESCO यही होता है ना। तो इसका मुख्यालय कहाँ है? यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। तो इसी के धरोहर स्थल में इसको शामिल किया गया है। तो यही है विश्व विरासत चीज को संरक्षण देना है। तो इसका सप्ताह कब मनाता है? तो क्या कहिएगा? 19 से 25 नवंबर। ये आपका कौन सा हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। तो विश्व विरासत सप्ताह हम लोग मना रहे हैं। क्यों मना रहे हैं भाई? जो भी धरोहर स्थल है उसको संरक्षित करना है, बहुत जरूरी है। जब तक कोई भी चीज धरोहर स्थल को संरक्षित नहीं कीजिएगा तो हमारे जो आने वाले पीढ़ी है वो उस चीज को कैसे देखेंगे कि हमारे पूर्वजों के द्वारा ये चीज था। तो ये बहुत संरक्षित करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो याद रखना है, ठीक है। ये विश्व विरासत सप्ताह था, ये विश्व विरासत स्थल है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, आगे ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है? 2024 के लिए किस देश को ISO का अध्यक्ष बनाया गया? देखिए ये ISO क्या है? ISO या मतलब क्या हुआ? इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है। इसका स्थापना जो है ना आपका ज्यादा दिन पहले नहीं हुआ है। इसका स्थापना जो है आपका कब हुआ है भैया? 1963 में हुआ है। क्या कहिएगा? इसका स्थापना 1963 में हुआ है। कुल सदस्य देश इसमें कितना है? तो क्या कहिएगा? इसमें जो है 90 सदस्य हैं। कितना सदस्य हैं? 90 सदस्य हैं, ठीक है। और इसके 63वीं बैठक जो है अभी हमारे भारत में ही हो रहा था, ठीक है। भारत में हुआ था, इसका परिषद का बैठक हुआ था। और भारत को जो है 2024 के लिए अध्यक्षता दिया गया है, ठीक है ना। तो इसको अध्यक्षता को थोड़ा जान लीजिएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा? भारत हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा शुगर आया है तो शुगर के बारे में जान लेते हैं। देखिए गन्ना उत्पादन में भारत नंबर 1 पे है। और चीनी सुनिए बता रहे हैं, एक होता है ना उपभोक्ता और एक होता है उत्पादक। उपभोक्ता मतलब जो खाते हैं हम लोग, जो उपभोग करते हैं, ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करते हैं, वो उपभोक्ता हो गया, ठीक है। उत्पादक मतलब पैदावार हमारे यहाँ ज्यादा है, मगर हम लोग खाते हैं कि नहीं खाते इसका पता नहीं है, मगर पैदावार ज्यादा है। तो ये दोनों चीज अलग अलग होता है। तो उपभोक्ता जो है ना, भारत उपभोक्ता चीनी का सबसे अधिक है, क्योंकि विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या इधर रहता है। और हम लोग मालूम है थोड़ा मीठा सामान ज्यादा खाता है। कहीं भी कोई किसी के घर गया, भाई मुंह मीठा कराइए, तो वही मुंह मीठा कराइए। तो ये आपका मुंह मीठा कराने वाला बात हो जाता है। तो चीनी उपभोक्ता में भारत
भारत का कहिएगा प्रथम स्थान पर है। ठीक है, अब देखिए उत्पादकता में अभी 2022-23 का जो है रिपोर्ट आया था, उसमें जो है भारत को ही माना जाता है, कहीं कि आपका ब्राजील ही दे रहा है, तो ये चीज थोड़ा सा कंट्रोवर्सी है, हम तो आपको भारत ही बताएंगे। ठीक है, क्योंकि भारत ही है। अभी 2022-23 का रिपोर्ट आया था, उसमें बोला गया था उत्पादकता में भी चीनी जो है भारत ही है। ठीक है, उसके बाद अभी क्या है ना, अब भाई ये इंडिया में, अपना इंडिया में सबसे अधिक जो है चीनी का उत्पादन कौन करता है? चीनी मिल भी आपका इधर यूपी में करता है। चीनी उत्पादन कौन करता है? तो यूपी अभी प्रथम स्थान पे आ गया है। ठीक है, और गन्ना उत्पादन में भी ही आपका यूपी आगे है। ठीक है, देखिए यूपी जो है ना सबसे अधिक वहां पे चीनी मिल उस समय में आपका अंग्रेजे के समय में बिहार में आपका मरोड़ा में भी यूपी मिल लगाया गया था 1904 में। ठीक है, सॉरी चीनी मिल। ठीक है, तो भारत में सबसे अधिक यूपी का लीजिएगा, महाराष्ट्र, देखिए महाराष्ट्र को याद रखिएगा, यूपी को याद रखिएगा, ये 2-3 स्टेट जो है ये आपका गन्ना में और चीनी में आगे रहता है बिल्कुल भी। आप आइए एक शुगर संस्थान, ठीक है, चीनी संस्थान, राष्ट्रीय चीनी संस्थान जो है ये आपका कहाँ है? चीनी संस्थान कहाँ है? कहिएगा, कोई कहेगा कि चीनी, तो चीनी संस्थान कहाँ कहिएगा? चीनी संस्थान जो है आपका, चीनी संस्थान आपका कहाँ पे है? कानपुर में है, याद रखिएगा ये कानपुर में है। ठीक है, गन्ना अनुसंधान संस्थान कहेगा तो क्या कहिएगा? कोयम्बटूर में है, ये तमिलनाडु में पड़ता है। चीनी संस्थान कहाँ पे कहिएगा? कानपुर, ये कानपुर यूपी में पड़ता है। और गन्ना अनुसंधान संस्थान गन्ना वाला कहेगा तो क्या कहिएगा? कोयम्बटूर कहिएगा। और कोयम्बटूर कहाँ पे है तो क्या कहिएगा? आपका तमिलनाडु में है। ठीक है, ये तो हो गया आपका यहाँ पे। अब देखिए चीनी का कटोरा किसको कहते हैं तो क्या कहिएगा? क्यूबा देश है। देखिए क्यूबा का राजधानी कहाँ? हवाना। ये आपका जो कैरिबियाई देश में है ना, सबसे बड़ा देश आपका क्यूबा ही आता है। ठीक है, तो वहीं पे आपका क्यूबा है, वहां जिसको चीनी का कटोरा कहा जाता है। अब ये थोड़ा सा किसके बारे में, भारत के बारे में तो बोल दिए। अब देखिए एक क्या होता है ना, जो अभी किसान सबका हमेशा जो है चीनी मालिक के साथ और जो गन्ना उत्पादन करता है हमेशा लफड़ा सुनते हैं, पेपर में पढ़ते होइएगा। तो ये क्या है ना, जो एमएसपी होता है ना आपका, जो आपका मिनिमम जो है प्राइस जो होता है एमएसपी, ठीक है, ये जो है आपका एमएसपी जो होता है, ये एमएसपी के तहत जो है आपका गन्ना नहीं आता। एमएसपी में टोटल 22 फसल आता है, जिसमें से आपका कितना है? 14 क्या होता है आपका? खरीफ होता है। 14 खरीफ है और 6 रबी है। ठीक है, ये थोड़ा सा, ये 6 रबी है, तो 14 और 6 कितना हो गया? 22 हो गया। ये एमएसपी के तहत, और ये एमएसपी को कौन जारी करता है? तो सीएसीपी करता है। ठीक है, सीएसीपी को जानते हैं, कृषि लागत और मूल्य आयोग होता है सीएसीपी, इसका स्थापना 1965 में हुआ था। तो इसी के द्वारा आपका क्या एमएसपी जारी किया जाता है। ये आपका एमएसपी के तहत नहीं आता। ये क्या होता है? एफएसपी एक आता है ना, एक क्या बोलते हैं उसको, ये उचित और लाभकारी मूल्य, इस पे क्या लगाया जाता है? उचित और लाभकारी। ये जो है आपका जो फैक्ट्री के जो मालिक होता है ना, तो उसी के साथ जो ये चीज किया जाता है, उचित और लाभकारी मूल्य। तो ये उचित और लाभकारी मूल्य आपको थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, तो यहां से आपका क्वेश्चन बहुत बार पूछ लेता है कि गन्ना एमएसपी में शामिल है, लोग को लगता है शायद होगा, तो नहीं, उसके लिए अलग आता है, ये आपका एमएसपी में नहीं आता है। और सीएससीपी के तो बारे में बता ही दी है, उचित लाभकारी मूल्य के इसमें इसको निकाला जाता है। अब आइए यहाँ पे आपको क्या बताना चाह रहे थे, थोड़ा सा हम भूल गए। हाँ, अब आइए, क्योंकि देखिए अभी हम लोग जैव ईंधन गठबंधन, अभी आपका जो G20 हुआ था कहाँ पे भैया? अपना दिल्ली में 9-10 सितंबर को। तो वहां पे क्या है, अब जैव ईंधन, इसमें इथेनॉल भी इससे गन्ना से निकाला जाता है। तो इथेनॉल के मामले में भारत जो है विश्व में क्या स्थान में है तो क्या कहिएगा? तीसरे स्थान में। पहले स्थान में कौन है? अमेरिका है। दूसरे स्थान में ब्राजील है। अरे ब्राजील इथेनॉल को उत्पादन करके आज जानते हैं उसका जो ईंधन है, जो हम लोग जो बनाते हैं, आपका जो इंपोर्ट करते हैं, ठीक है, तो ये ईंधन वो नहीं करता, वो इतना इस टेक्नोलॉजी को हाई कर लिया। आज ही नहीं, 1990 की दशक, उस टाइम में जिस टाइम क्राइसिस आ रहा था, जब आपका बता रहे थे आपको 1973-72 में जो है आपका जो है अरब देश जो है वहां पे क्या कर दिया कि हम लोग तेल जो है यूरोप को उधर को नहीं भेजेंगे, तो वो तभी से जो है अपना विकल्प निकाल लिया था। तो इथेनॉल उत्पादन में ब्राजील का अच्छा खासा रहता है। ठीक है, फर्स्ट नंबर में कौन हो जाएगा इथेनॉल उत्पादन में? पहले नंबर में कौन हो जाएगा? यूएसए हो जाएगा। क्या कहिएगा? यूएसए। दूसरा नंबर में कौन हो जाएगा? ब्राजील हो जाएगा। दूसरा नंबर में ब्राजील, और हम लोग कई नंबर में है? भारत तीसरे नंबर में है। ये बिल्कुल भी याद रखना है, क्योंकि देखिए ये चीज बहुत ज्यादा आपका जरूरी हो जाता है। इन सब चीज से ऐसे करके क्वेश्चन पूछ लेता है तो आदमी को समझ में नहीं आता है। अब आइए, आईएसओ का मुख्यालय कहाँ है? तो उसका मुख्यालय कहाँ पे कहिएगा? लंदन में है। ये लंदन कहाँ है भाई? तो ये लंदन तो जानते ही हैं, गुलाम रहे हम लोग इतना दिन, सोने का देश को हम लोग का जो है पूरा लूट के ले गया। ठीक है, तो ये कहने का मतलब है ये लंदन में है इसका मुख्यालय। ठीक है, लंदन में इसका मुख्यालय है। और इसका स्थापना तो आपको बता दी थी 1963 में, और इसका सदस्य देश 90 है। और भारत को जो है अध्यक्षता कब के लिए दिया? 2024 के लिए, क्योंकि भारत में इतना गन्ना होता है, कृषि होता है। ठीक है, तो ये चीज आपके लिए जरूरी है। अब थोड़ा आइए, कुछ लिखा हुआ है, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। भारत में आईएसओ की 63वीं बैठक परिषद अभी बता ही दी है। आईएसओ भारत को 2024 के लिए अध्यक्षता घोषित किया गया। ठीक है, आईएसओ की स्थापना 1963 में हुआ, इसका मुख्यालय लंदन में है, सदस्य देश 90 है। ठीक है, एथेनॉल उत्पादन में भारत कितना स्थान पे है? तीसरे स्थान पे। तो ये सारा चीज था, बहुत महत्वपूर्ण चीज आपको बताए हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसको याद रखिएगा, कृषि से संबंधित, गन्ना से संबंधित ये सब चीज आपको पूछ लिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। आगे क्वेश्चन क्या है? देखिए आगे क्वेश्चन क्या है ना,
फिक्की, फिक्की का क्या उद्योग संघ है। उद्योग संघ मतलब देखिए घनश्याम दास बिरला थे, ठीक है, नाम तो सुने होइएगा घनश्याम दास बिरला, ठीक है। इसके द्वारा जो है 1927 में जो है इसका स्थापना किया गया था। और ये जो है फिक्की का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है आपका फेडरेशन, फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज होता है, ठीक है। तो ये फिक्की है, ये जो है इसका स्थापना 1927 में होता है। ये जो है बहुत बड़ी संस्था है, ठीक है ना, बहुत पुराना भी है। और इसका अध्यक्ष थे, ठीक है, सुब्रत पांडा जी थे। उसी के स्थान पे कौन हो जाएंगे, अनिश शाह आएंगे। बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, मगर पूछने का कोई तुक नहीं है, मगर पूछ लिया जाता है। और इसका मुख्यालय कहाँ है, हेड क्वार्टर क्या आइएगा तो क्या कहिएगा, हेड क्वार्टर आपका नई दिल्ली में है, ठीक है। तो नई दिल्ली आपको याद रखना है, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। इसका स्थापना 1927 में है। घनश्याम दास बिरला जी इसको बनाए थे, ठीक है। और फाइनली अभी इसका अध्यक्ष किसे चुना गया है, अनिश शाह। इससे पहले कौन थे, तो क्या कहिएगा, तो आपका सुब्रत पांडा जी थे। अब ये पहले क्या था भैया, तो देखिए ये महिंद्रा में भी काम कर चुके हैं, वहां के सीएमडी आपका रह चुके हैं, ठीक है। और भी जो है इसके आपका फिक्की के उपाध्यक्ष भी हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल भी आपको जान के चलना है, ठीक है। माधुरी बुच के तो बारे में जानते हैं, आपका जो सेबी है, ठीक है, तो उसी के जो है पहली महिला अध्यक्ष बनने वाली थी, ठीक है। तो चलिए आज ये क्या है, सुब्रत कांत पांडा का जो है स्थान लेंगे। फिक्की का मतलब क्या होता है, फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज का स्थापना 1927 में हुआ था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, ठीक है। तो ये बिल्कुल भी जान लेना है, क्योंकि कोई संस्था होता है जिसको आपको जानना जरूरी है। आज हम कुछ ज्यादा बताने वाले हैं नहीं, ठीक है, बहुत ज्यादा लंबा वीडियो भी हो जाता है। और कल संडे भी था तो ज्यादा क्वेश्चन बना भी नहीं पाए, ठीक है। जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है, जो आपका न्यूज़पेपर में कवर होता है, देखिए जैसे बाबा साहब का जो है कल संविधान दिवस था, इसको कानून दिवस के रूप में भी बनाता है। राष्ट्रपति जी गई थी, बाबा साहब का ऐतिहासिक प्रतिमा का अनावरण हुआ है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको तो बिल्कुल भी देख लीजिएगा। इसका बहुत इतिहास ये जो है, और खास करके ये कि ये सरकार का हस्तक्षेप नहीं है। यहाँ पे जो है ना, जो सीजीआई है, मतलब हम लोग का जो है भारत का जो मुख्य न्यायाधीश है, उसके फल पे ये चीज हुआ है। और खास कर डीवाई चंद्रचूड़, ये हमेशा धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ हमेशा जो है लाइमलाइट में रहते हैं, देखिएगा एक से एक बात करते हैं, ठीक है। और सरकार के साथ इसका हमेशा टसल चलता रहता है, ठीक है। तो इसी वजह से आपका किरण रिजिजू को जो है कानून मंत्री से हटना पड़ा, और अभी जो है आपका अर्जुन राम मेघवाल है। तो इसको बिल्कुल भी, जहां पे हॉट टॉपिक होता है, जो आपका न्यूज़पेपर में, जो आपका फ्रंट पेज में जो आपका न्यूज कवर किया जाता है, तो उसको बिल्कुल देखना है, इन सब चीजों को, जो हम लोग के एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए 2 सेंटेंस का एक शब्द आपको सुनाता है, जो आपको एक नया ऊर्जा देगा, ठीक है। ऊर्जा ये है, आंख बंद कर लेने से हमारी समस्याएं खत्म नहीं होती, समस्या का सामना करने से ही उन्हें दूर किया जा सकता है। इसीलिए आत्मविश्वास के साथ समस्याओं का सामना करें, उनका समाधान खोजें और कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते रहें। तो अपना कर्तव्य पथ पर आगे कीजिए, जो भी आपके साथ समस्या आता है उसका सामना कीजिए। आंख बंद कर लेने से समस्या का समाधान नहीं है, ठीक है। समस्या का समाधान तभी है जब उसका सामना कीजिएगा, और जब सामना कीजिएगा तो फिर आपका आत्मविश्वास होना चाहिए। तो आत्मविश्वास जब होगा, तो आत्मविश्वास के साथ साथ आपका जो कर्तव्य पथ है, अपना कर्तव्य पता होना चाहिए कि हमारा कर्तव्य क्या है। अपना कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते रहिए, और फिर हम लोग को जो है अपना सफलता हम लोग के हाथ में होगा। तो चलिए आज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर हम लोग कल मिलेंगे। अच्छा से पढ़िए और अपना देश का और अपना नाम रोशन कीजिए।